सो नाउ अब सिलेबस चेंज हो गया हमारा। तो बेसिकली पेपर वन जो है वो आपका इस नाम से आता है, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स वन। और ये साल क्योंकि पेपर चेंज हुए तो हर साल जिस साल पेपर चेंज होता है उस साल जो है वो एग्जामिनर स्पेसिमेन पेपर रिलीज करता है, ताकि पता चल सके बच्चों को कि पेपर किस तरीके का आएगा। इस पेपर का कोड है 9609 0901 है ये बेसिकली, लेकिन आपका जो कोड होगा वो होगा 12। सही है। तो बेसिकली पेपर वन है और वेरिएंट जो है वो उसका टू होगा। फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2023, 1 hour 15 minutes का ये आपका पेपर होता है पूरा। 1 घंटा 15 मिनट, मतलब कि आपके पास तकरीबन 75 मिनट्स होते हैं इस पेपर को करने के लिए। मूविंग ऑन टू द इंस्ट्रक्शंस, answer 5 questions in total. You have to answer 5 questions in total, and you have to, in section A, you have to answer all the questions. Alright. In section A, you have to answer all the question, whereas in section B, answer one question. In section B, you just have to answer one question. That means there is a choice. Follow the instruction on the front cover on the answer booklet. You will get an answer booklet for that. एक आपको सेपरेट आंसर बुकलेट मिलेगी जिसके अंदर आपको जो है वो ये आंसर लिखने पड़ेंगे। एंड इफ यू नीड एडिशनल आंसर पेपर, आस्क द इन्विजिलेटर फॉर कंटिन्यूएशन बुकलेट। देन इफ यू नीड एडिशनल आंसर बुकलेट, so you can ask from the एग्जामिनर। खैर, फिर इंफॉर्मेशन है इस पेपर की, दैट द पेपर इज ऑफ 40 marks and the number of marks each carry or part of question is shown in brackets. So these are the simple instruction। तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपको सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन बी में आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 75 minutes. Now moving on to the section A. अब सेक्शन ए जो है आपके 4 सवाल होते हैं इसके अंदर, और टोटल जो इसको मार्क्स इसको जो एलोकेटेड होते हैं वो होते हैं आपके तकरीबन, तो 20 marks का जो है वो आपका पूरा सेक्शन ए होता है। एंड व्हाट आई सजेस्ट दैट द स्टूडेंट शुड ओनली स्पेंड 25 minutes, नॉट मोर देन दैट, ऑन दिस सेक्शन। वैसे तो 20 मिनट, लेकिन अगर 20 नहीं तो 25 मिनट्स तक मैक्स जो है वो इस पे स्पेंड करें। अब 25 मिनट्स में उसको बेसिकली डेफिनेशंस वाले सवाल करने होंगे और एक्सप्लेन वाले सवाल करने होंगे। अब सवालों पे आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दैट इज डिफाइन। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिफाइन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिफाइन। तो डिफाइन वाले जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 mark के क्वेश्चंस होते हैं। और डिफाइन में आपको सिंपली जो बुक्स से आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो आपको यहाँ पे लिखनी होती है, तो आपको जो है वो पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। सो द डेफिनेशन दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द बुक, you just have to write it here and you will get your 2 marks. उसके बाद है explain one advantage to a business of data collected using primary research methods. तो यहाँ पे अब आपको एक एडवांटेज बताना है, वो और कीवर्ड है एक्सप्लेन का। तो एक्सप्लेन के अंदर जो है वो आपको नॉलेज देनी होती है और उसके साथ साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बतानी होती है, दैट इज एप्लीकेशन। तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। सही है। अब ये 2 क्वेश्चन है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ कि कैसे लिखते हैं 2 marks और 3 marks वाले आंसर। जस्ट अ सेकंड। तो वी आर सॉल्विंग पेपर 2023 specimen. So question number 1 is define the term secondary research. Define the term secondary research and it is of 2 marks. तो अब 2 marks का सवाल जो है वो हम इस तरीके से लिखेंगे। सिंपली हमें बस डिफाइन करना है कि secondary research is a method of market research. Secondary research is a method of market research. यार एक तो बच्चे आते रहते हैं। Secondary research is a method of market research where the business uses second-hand data for its research purposes.
तो ये आपका सिंपली 2 मार्क की डेफिनेशन हो जाएगी, जिसके अंदर आपसे जो है वो नॉलेज बताइए। कोई मसला यहाँ तक किसी को? अब थोड़ी सी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट और द इंटरनेट। तो इस तरीके से आप 2 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सो दिस इज योर 2 marks definition. Now moving on to the second question, that is of the keyword explain. Question number 2 has the keyword of explain. The question is, explain one of data collected using primary research method. ये आपका 3 marks का सवाल है। So now over here आपका जो कीवर्ड है वो है explain का। कीवर्ड किसका है? explain का। तो आपको मेक श्योर यह करना है कि आप जो है वो नॉलेज लिखें और साथ साथ एप्लीकेशन लिखें। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे। नाउ व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज द डेफिनेशन कि प्राइमरी रिसर्च होती क्या है, उसके साथ उसका एडवांटेज, और उस एडवांटेज को एलैबोरेट करेंगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देके। दैट इज योर एग्जाम्पल वगैरह देके आप ये एलैबोरेट कर देंगे। तो खैर अभी इसको मैं लिखता हूँ आंसर को, तो आपको दिख जाएगा। तो यू हैव टू एक्सप्लेन वन एडवांटेज टू अ बिजनेस ऑफ डेटा कलेक्टेड यूजिंग प्राइमरी रिसर्च मेथड। तो अब आंसर इसका कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? बाय डिफाइनिंग व्हाट प्राइमरी रिसर्च इज। तो प्राइमरी रिसर्च इज अ मेथड of market research where the business collects the data according to its needs and purposes. This is often known as first hand data. The advantage, कंटिन्यू करेंगे, एक ही पैराग्राफ पे लिखेंगे आप, of using primary research is that the data collected is up to date. For example, the data that the business will collect will be from the current market situation, and therefore and therefore it is the data may be more useful to the business. सर ये 3 नंबर के लिहाज से बहुत लेंदी नहीं हो गया? यार ये 3 नंबर के लिहाज से लेंदी तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो है वो मतलब प्रॉपर्ली एप्लीकेशन जो है वो लिखी है, और मतलब जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लिखी है, तो लेंदी नहीं है ये इतना। तो और ये सर अगर अगर एडवांटेजेस मांगते हैं तो सिर्फ एडवांटेज ही नहीं लिख सकते कि एग्जाम्पल हम ना दें?
नहीं, इसको एक्सप्लेन करना है ना एडवांटेज को। वो कह रहा है एक्सप्लेन करो एडवांटेज को। आप सिर्फ एडवांटेज लिख दोगे तो आपको सिर्फ नॉलेज के मार्क्स मिलेंगे, राइट? आपको एप्लीकेशन के मार्क्स सही नहीं। है, सही है। अच्छा, चलने सही। तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एडवांटेज प्लस डेफिनेशन कवर्स माय नॉलेज। तो ये तो 2 नंबर इसके मिलेंगे, और 1 नंबर मेरी एक्सप्लेनेशन का मुझे मिलेगा। दिस इज माय एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर होगा 3 नंबर का। तो इसी तरह सारे 2 नंबर और 3 नंबर वाले आंसर आप लोग लिखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा 5 नंबर वाले सवाल की तरफ, कि 5 मार्क्स वाला जो आंसर है वो हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मार्क्स वाला। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए बी, ये आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर लिएगा, क्योंकि इसका मेथड सेम है। अब हम लोग चलते हैं एनालाइज की तरफ, कि एनालाइज वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। एक तरीका आपको ये बताना है कि एथिक्स कैसे जो है वो आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो जरा बताइएगा आप लोग जरा, कि किस तरीके से जो है वो एथिक्स इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटी को। बताएं। ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है ना? जी जी, एथिकल होना, एथिक होना, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो करना। ये जो उसके वो एडवांटेजेस होते हैं कि कहते हैं आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिट करते हैं, जैसे कस्टमर जैसे बेस कोई बढ़ेगा। एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट हो गई, और हम्म, सस्टेनेबिलिटी इन लॉन्ग रन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें आती है ना इसमें। जी जी, कस्टमर बेस बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपका, हाँ मतलब। सही है। ठीक है, और लॉयल्टी कस्टमर, अट्रैक्शन ऑफ ग्रीन कस्टमर्स, सस्टेनेबिलिटी, ब्रांड इमेज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा। जी सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नमेंट, और ठीक है। लॉन्ग रन में यूएसपी यूज कर सकते हैं ब्रांड इमेज बना के और हाई प्राइसेस चार्ज करके। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने ये पॉइंट्स जो दिए हैं सही है, ये एथिक्स जो है वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब एथिक का इन्फ्लुएंस जो है वो, अब पॉजिटिव लिखें आप, नेगेटिव लिखें आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है। एक ये भी हो सकता है कि अगर एथिक होगा तो बिजनेस की जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसके बिजनेस के जो है वो डिफरेंट जो है वो मेथड हो जाएंगे, या उसको जो है वो जाहिर सी बात है डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये सारे जो है वो इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके इसमें आंसर की शॉर्ट टर्म तरफ। लिखने लॉन्ग टर्म लिखने का कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? आवाज नहीं आ रही यार, क्या आप पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ शॉर्ट टर्म लिखने या लॉन्ग टर्म लिखने का फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उससे? नहीं, इसके अंदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं लिखना। मतलब इसके अंदर यू जस्ट हैव टू एनालाइज, मतलब इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी बताना है, देयर फॉर और वॉट एवर। तो ये इसके अंदर इतना कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाली चीज नहीं आएगी। अच्छा, 5 नंबर आपके 5 नंबर का ब्रेकअप क्या होगा? अब 5 मार्क्स के आपका ब्रेकअप ये है कि नॉलेज में आप जो है वो बताएंगे एथिक्स की डेफिनेशन, कि एथिकल होना क्या होता है, और प्लस उसमें आ जाएगा एडवांटेज। फिर आ जाएगी एप्लीकेशन में एग्जाम्पल, फिर आ जाएगा आपका एनालिसिस। ठीक है, तो आपके तकरीबन 1 मार्क का आपकी नॉलेज हो जाएगी, 2 मार्क की एप्लीकेशन, 2 मार्क की एनालिसिस। तो ये आपको जो है वो 5 नंबर इस तरीके से मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग और इस आंसर को जरा लिखते हैं। कोई जरा क्वेश्चन स्क्रीन आ रही है नजर आप लोग को? जी सर। क्वेश्चन कह रहा है, एनालाइज वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस।
5. तो एनालाइज वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, 5 मार्क्स। तो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा पहले तो। अच्छा, स्क्रीन आप लोग को सही नजर आ रही है ना? मैंने इसको थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करा है कि लिखने में थोड़ा मसला हो रहा है मुझे। सही आ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एनालाइज वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। अब एथिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस कैसे करेगी एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस को? तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एथिक्स की डेफिनेशन देंगे। सो एथिक्स इज व्हेन द बिजनेस प्रैक्टिसेस हेलो सर, मुझे आवाज नहीं आ रही। distinguishing between right and wrong। सही है। तो ethics is when the business practices are legal and the businesses behave in a right way by distinguishing between the right and wrong। तो ये सिंपली आपकी जो है वो ethics की डेफिनेशन है। सही है। अब जो है वो हम लोग बात करते हैं कि एथिकल होने का जो है वो क्या एक फायदा होगा बिजनेस के ऊपर। एनालाइज वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। इफ द, अब इसमें जो है वो मैं अब एग्जांपल से पहले जो है वो पहले मैं एक वे लेकर आऊंगा। तो इफ बिजनेस ethical practices such as not keeping child labor may influence several business decisions। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक मैंने अभी जो है नॉलेज दिया है, अब मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस does not use child labor in its practices, yeah, in its operations, the business can promote this and therefore many customers will buy from the business for being ethical। सही है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या लिखा है? नॉलेज। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या लिखा है? एप्लीकेशन। एंड देयरफॉर से लेके यहाँ तक मैंने लिखा है एनालिसिस। तो आपको 5 मार्क के सवाल में नॉलेज लिखनी होती है, एक एप्लीकेशन लिखनी होती है और एक एनालिसिस। सिंपली आपको ये बताना होता है कि आपको एक चीज, जो भी टॉपिक है उसको डिफाइन करना होगा, उसका जो भी जो है वो पूछा गया एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह वो आपको देना होगा, और उसके बाद जो है वो आपको उसकी एग्जाम्पल देनी होगी और उसके साथ साथ उसको
इम्पैक्ट बताना होगा कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सो ये इस तरीके से आप लोग जो है वो 5 मार्क का आंसर लिखेंगे। तो समझ में आ गया? ये किसी को कोई मसला है इसमें? सर 5 मार्क्स में इवेल्युएशन नहीं आएगी? नहीं भाई, वैल्यूएशन नहीं देंगे। आप लोग ऐसे सवाल करते हैं ना जैसे पता नहीं अनजान है आप लोग, और आप लोग को ना पता नहीं है कि आज तक मैंने बताया नहीं है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एनालाइज का है। तो कीवर्ड जब एनालाइज का है तो आपको जो है वो एनालिसिस तक ही लिखना है। इवेल्युएट क्यों करेंगे आप? ठीक है। तो यह आपका जो है वो 5 मार्क का सवाल है। अब मूविंग ऑन टू 8 मार्क का क्वेश्चन। अब 8 मार्क का सवाल जो है वो हम किस तरीके से लिखेंगे? अब आपके पास एक 8 मार्क का सवाल यहाँ पे गिवन है। वो ये है कि एनालाइज, अगेन आपका कीवर्ड क्या है? एनालाइज। तो अब बताएं मुझे, इसमें इवैल्यूएशन आएगी या नहीं आएगी? इवैल्यूएशन नहीं आएगी क्योंकि हम सिर्फ नहीं आएगी। एनालाइज करेंगे। सो एनालाइज 2 reasons why it is important for a business to set smart objectives। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करना एक बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और स्मार्ट मतलब वो स्मार्ट क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको कोई भी 2 एडवांटेजेस बताने, सही है, जो कि आपको हेल्प करेंगे, जो कि आपको फायदा पहुंचाएंगे एक बिजनेस को टू सेट द ऑब्जेक्टिव। तो रीजंस बेसिकली यहाँ पे बताने कि आप ऑब्जेक्टिव क्यों सेट करोगे। सही है। तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि फोकस और डायरेक्शन के लिए, कि आपके जो वर्कफोर्स है उसको फोकस और डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। और फोकस और डायरेक्शन के साथ साथ जो है आपके मैनेजर्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज की जो है वो परफॉर्मेंस को असेस भी कर सकते हैं। सो मैनेजर्स कैन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये 2 पॉइंट्स रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे होते हैं। सही है। तो अब चलते हैं हम लोग, और ये आंसर भी जो है वो लिखते हैं 8 मार्क वाला, कि किस तरीके से इसको हम लिखेंगे। सो द क्वेश्चन इज एनालाइज 2 reasons why a business might set smart objectives। 8 marks। ऑलराइट। सो नाउ अब सबसे पहले देखें, आप जब भी 8 मार्क या 12 मार्क का सवाल लिखने जा रहे हो तो मेक श्योर आप जो है आंसर को प्लान करें। सही है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो प्लानिंग में क्या करना है, आपने इसकी पैराग्राफिंग करनी है कि पैराग्राफ 1 और 2 और 3 में क्या लिखेंगे। सो पैराग्राफ 1 में जो 8 मार्क वाले सवाल में लिखते हैं आप लोग, वो लिखते हैं डेफिनेशन। और इसमें आप डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, और उसको स्मार्ट क्राइटेरिया मीट करना। फिर पैराग्राफ 2 में आप लिखेंगे फर्स्ट रीजन प्लस उसकी एप्लीकेशन के हाउ दैट रीजन इज इम्पोर्टेंट। फिर उसकी एनालिसिस, दैट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इम्पैक्ट। फिर उसके बाद पैराग्राफ 3 में आपको सेकेंड रीजन देना है। सेकेंड रीजन देने के बाद आपने एग्जाम्पल देना है, और फिर एनालिसिस करना है, और अगेन आपका ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन इम्पैक्ट इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको अपना आंसर पूरा कंप्लीट करना है। तो 3 पैराग्राफ आएंगे। क्यों 3 पैराग्राफ आएंगे? क्योंकि अब आप लोग बोलते सर ये 8 मार्क वाला आंसर छोटा है। भाई उसने सिर्फ 2 पॉइंट बोले ना। अब 2 पॉइंट बोले तो मतलब 2 ही लिखेंगे आप, 6 तो लिख कर नहीं आएंगे उसके अंदर। तो 2 पॉइंट्स बोले तो 2 ही लिखने हैं आपने, उससे ज्यादा के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आप बस अपना टाइम जाया करोगे। ठीक है।
तो अब चलते हैं आंसर की तरफ और आंसर लिखते हैं। अब सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन। सो एन ऑब्जेक्टिव, क्या डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव की, कौन बताएगा? स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की बतानी है। ऑब्जेक्टिव की बताएं पहले। ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्टिव की अ गोल स्टेट। टू बी स्मार्ट। अच्छा ऑब्जेक्टिव्स की तो डेफिनेशन है ही नहीं ना, ऑब्जेक्टिव की ही डेफिनेशन होती है। तो ऑब्जेक्टिव इज a द target at business गोल और target at a टारगेट business to achieve दैट अ बिजनेस plans to achieve. plans to या hopes to achieve। Okay. ठीक है। The objectives should meet the SMART criteria SMART is an acronym to specific, measurable, achievable, realistic, and time specific, Limited. time limited। ठीक है। तो SMART is an Okay. acronym to specific, measurable, achievable, realistic, and time specific। And the business should make sure that its objective is meeting this criteria। All right, now moving on to your second paragraph, और इसके अंदर आपको पहला रीजन लिखना है। The first reason of setting SMART objectives is that it provides a focus and sense of direction, a sense of direction to the employees and the managers। So यहाँ तक मैंने क्या लिखी है, नॉलेज लिखी है, ये मेरा फर्स्ट रीजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, by setting objectives, the managers and employees will have their own targets to achieve, so that the objective is achieved।
and as a result, the employees and managers will be motivated to achieve more, and this will further help the business and this will further help the business to grow. तो मेरा ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करा था और यहाँ पे मैंने द फर्स्ट रीजन ऑफ सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट इट प्रोवाइड्स अ focus and sense of direction to the employees and the managers। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी नॉलेज हो गई। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, by setting objective the managers and employees will have their own targets to achieve so that the objective is achieve targets to achieve so that the objective is achieved and as a result। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मेरी एप्लीकेशन है एंड एज अ रिजल्ट से लेके यहाँ तक मैंने एनालिसिस करें जिसमें मैंने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डाला है। अब देखें, एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स विल बी मोटिवेटेड। एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स विल बी मोटिवेटेड। ये सारा जो है एज अ रिजल्ट मोटिवेटेड तक ये मेरा शॉर्ट रन इम्पैक्ट है। और उसके बाद एंड दिस विल फर्दर हेल्प द बिजनेस टू ग्रो। दिस विल फर्दर हेल्प द बिजनेस टू ग्रो इज योर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इम्पैक्ट का डिफरेंस ये होता है, ठीक है, कि इनिशियली क्या इम्पैक्ट मिलेगा और उससे फिर फर्दर क्या इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है, अब चलता हूं मैं सेकंड रीजन की तरफ। नाउ माय सेकंड रीजन इज कि बिजनेस जो है वो क्यों ऑब्जेक्टिव सेट करता है। बिजनेस का दूसरा रीजन क्या था कि असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। अ बिजनेस might also set objectives to assess the performance of the employees. For example, by dividing business objectives into individual targets, for example, by dividing business objectives into individual targets, the business will be able to assess the performance of employees by keeping a check on whether the targets are achieved or not।
As a result, the business will be able to conduct a regular appraisal on employees and therefore the business will बल्कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं and as a result the business will not क्या will become more competitive in the market. अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा अपना नॉलेज का पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो है वो नॉलेज का पॉइंट दिया, फिर मैंने एग्जाम्पल का पॉइंट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक एप्लीकेशन दी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मैंने एनालिसिस करे। सही है, तो ये आपका पूरा 8 मार्क का आंसर हो गया। देखिए मेरे आंसर्स में आपको ट्राइड एंड टेस्टेड वाली बात है, तो मैंने भी जब अपना ए लेवल दिया था मैंने यही फॉलो करा था, और आज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही रेकमेंड करता हूँ। और जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं, सही है, वो अपनी अपनी नहीं करते और इस चीज़ को फॉलो करते हैं, दे एंड अप गेटिंग अ गुड ग्रेड। मेरे उसमें आपको देखें बहुत सिंपल लैंग्वेज मिलेगी आंसर में। सही है, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई हुई होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं पैटर्न से नहीं हटता, पैटर्न को मैं स्टिक करता हूँ और पैटर्न को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा एक आंसर का स्ट्रक्चर बनता है वो एग्जामिनर के लिए आसानी बनाता है आंसर को चेक करने में। ठीक है, मतलब मैं जो ये कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ ना, ये फॉर एग्जाम्पल, एज अ रिजल्ट, सही है, द फर्स्ट रीजन, द फिर उसके बाद द बिजनेस पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल, फिर एज अ रिजल्ट, मतलब ये जो मेरे कीवर्ड्स हैं, सही है, ये जो कनेक्टिव पॉइंट्स हैं, ये एग्जामिनर के लिए आसानी क्रिएट करता है कि एग्जामिनर जो है वो सोचता है कि हाँ यार मुझे यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। तो आंसर जो है वो मेरा वो उसकी लेंथ भी मेंटेन हो जाती है, और वो टाइम पे भी खत्म हो जाता है, और उसके अंदर सारी चीजें होती हैं जो एग्जामिनर जिसके मार्क्स दे रहा है। तो 8 मार्क वाला आंसर आप इस तरीके से लिखते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर 12 मार्कर क्वेश्चन। सैफ भाई, इसको 8 मार्क्स वाले को कितना टाइम देना चाहिए? अच्छा, अब टाइम की बात जो है वो ये है कि देखिए आपने 25 मिनट जो है वो इस सेक्शन को दिया है, तो सेक्शन बी को जो है वो आपको, ये भी 20 मार्क्स का होता और है। सही है, और 30 मिनट्स आपको जो है वो 30 to 35 मिनट जो है वो आपको इसको देने होंगे। सही है, 30 से 35 मिनट जो है वो आप इसको दें। ठीक है, और 30 से 35 मिनट का मतलब ये है इसमें आपको प्लानिंग भी करनी है अपने आंसर्स की, और आंसर को टाइम पे कंप्लीट भी करना है। तो 8 मार्क वाला जो सवाल है वो आपको जो है वो तकरीबन 8 से 10 मिनट में कर लेना चाहिए, 8 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो 8 से 10 मिनट में आपको ये आंसर पूरा लिखना चाहिए, और जितना ज्यादा आपको चीजें याद होंगी, जितना ज्यादा जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज्यादा जल्दी आप आंसर को लिख पाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 का हम पार्ट बी करते हैं। तो ये, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। इवेल्युएट द व्यू दैट द मिशन स्टेटमेंट इज ओनली important to a bank
if it is significantly influences the strategy and tactics। इसमें आपको ये बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट के, मिशन स्टेटमेंट सेट करना क्यों जरूरी होती है। तो बेसिकली मिशन स्टेटमेंट सेट करना इसलिए जरूरी होती है कि आपका जो है वो बिजनेस एम्प्लॉय अपने स्टेक होल्डर्स को बता देता है कि स्टेक होल्डर्स के उनका एम क्या है, उनका मिशन क्या है। फिर मिशन स्टेटमेंट जो है वो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करती है। सही है, मिशन स्टेटमेंट सेट नहीं होगी तो स्ट्रैटेजी बनाने में मसले होते हैं। और स्ट्रैटेजी के साथ साथ फिर आप टैक्टिक्स भी बनाते हो। टैक्टिक्स क्या होते हैं, जब स्ट्रैटेजी को आप डिवाइड करते हो इनटू टैक्टिक्स। तो इसमें आपको जो है वो सिंपली यही बताना होगा कि मिशन स्टेटमेंट सेट करना क्यों जरूरी है रादर देन सेटिंग स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स। और तो मिशन स्टेटमेंट जो है वो आप सेट करोगे तो आपकी स्ट्रैटेजी सेट होगी, आपके टैक्टिक्स सेट होंगे। मिशन स्टेटमेंट सेट नहीं करोगे तो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स सेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपको मिशन ही नहीं पता आपका क्या है, आपका गोल ही नहीं पता आपको क्या है, आपको पता ही नहीं है आपका एम क्या है, तो आप कभी भी उस एम को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बना पाओगे। ठीक है। और मिशन स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो आपके गोल को स्पेसिफिकली बताती है लोगों को कि भाई हमारा क्या गोल है और इसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे। खैर, अब यहाँ पे आपका जो 6B पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इज टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर। एवेल्युएट दिस व्यू। अब जरा आप इस आंसर पे सोचें कि इसमें हमें एग्जैक्टली लिखना क्या है। जी, ये HRM का सवाल है। सर पैटर्न बताएं कि कैसे लिखना है। मतलब क्या पॉइंट्स आ सकते हैं इसके अंदर। सर सबसे पहले डेफिनेशन देंगे एचआरएम क्या है, उसके बाद फिर ब- ठीक कोई है। दो वो पूछ रहा है, सही है। उसके बाद फिर एम्प्लॉय मोरल और वेलफेयर से अगर एग्री करें तो पहले उसका बताएंगे, फिर उसका हाँ। एक एडवांटेज देंगे एक डिसएडवांटेज देंगे, हम्म। फिर दूसरे वाले पे आएंगे, दूसरे पॉइंट का बताएंगे, फिर अगर आप एग्री कर रहे हैं फिर ना एचआरएम के किसी दूसरी उसको बताएंगे जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो या ना भी कर रहे हो तो कोई दूसरा वो बताएंगे कि एचआरएम में रोल। आप क्या चाहते। हाँ, हाँ, कोई दूसरा पॉइंट एचआरएम दूसरा का रोल। बताएंगे कि जैसे ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है इस फास्ट फूड के रेस्टोरेंट के लिए तो हम उसका लिख देंगे, फिर आखिरी में अपनी कंक्लूजन देनी है कि हम्म। आप किस वाले के साथ जा रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो उनके डिसीजन को इवैल्यूएट के तौर पे या फिर नहीं सपोर्ट कर रहे, या आप चाहते हो कि सही। साथ में एचआरएम के दूसरा कोई पार्ट भी ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन और हम लोग जो है वो इस आंसर को लिखते हैं। पहले मैं आप लोग को इसका पैटर्न बनाता हूँ, पैटर्न किस तरीके से हम लोग लिखेंगे एंड देन विल गो फॉर द आंसर। ऑलराइट। तो सर इसमें ये इसमें हम लीस्ट इवैल्यूएशन भी देते हैं ना सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में। कौन सी इसमें लीस्ट इवैल्यूएशन भी देंगे ना एनालिसिस के बाद। लीस्ट इवैल्यूएशन इन लिमिटेड इवैल्यूएशन, हाँ वो भी लिमिटेड देंगे। इवैल्यूएशन, सॉरी। हाँ, चलें। भी बता रहा हूँ। सवाल ये है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM in a fast food restaurant is to maintain a high level of employee morale and welfare। Evaluate this view। 12 marks। तो अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर में जो है वो सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ 1 में लिखेंगे
the definition of HRM plus employee morale and welfare. पैराग्राफ 2 में we will firstly go agree with the view that कि हाँ ये जरूरी हो सकता है कि the most important role of human resource management in a fast food restaurant is to maintain स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? हाँ, कोई एक बच्चा सॉरी मुझे सर, सर सुना दिख नहीं रही है, मैंने। दिख रही दिख है, मैं रही है कह रहा सर हूँ स्क्रीन, स्क्रीन नजर आ रही है ना? पूरी हुई है, आ रही है, जी आ जी रही है। आ रही है। ऑलराइट, सो डेफिनेशन, अच्छा तो पहले उसमें ना फर्स्ट यू विल गो फॉर द फर्स्ट फंक्शन जो कि बताया हुआ है आंसर क्वेश्चन में ही, दैट इज एम्प्लॉय वेलफेयर। आपको बताना है ये क्यों जरूरी है, उसकी एग्जांपल देनी है और एनालिसिस करना है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन इम्पैक्ट एंड देन लिमिटेड एवैल्यूएशन। व्हाट विल बी द लिमिटेड एवैल्यूएशन इज, यहाँ पे आप जो है वो डिसएडवांटेज बताएंगे किसका, एम्प्लॉय मोराल एंड वेलफेयर का। उसके बाद पैराग्राफ 3 में आपने कोई और बताना है। मैं अब यहाँ पे एक और फंक्शन दूसरा कोई लेकर आना है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर आ जाता हूँ कि भाई एम्प्लॉय मोराल इटसेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट, बल्कि आपको वो ट्रेनिंग भी करवानी चाहिए, और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग का डिसएडवांटेज दे दूंगा। और फिर पैराग्राफ 4 में आई विल completely evaluate my answer by giving my judgment and justification। ऑलराइट, कि ये जो व्यू है ये जरूरी है या नहीं है, ठीक है। अब आंसर में मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एचआरएम की। तो एचआरएम human resource management is a function of a business where it plans to manage the workforce in the business and achieve competitive advantage. HRM has several different roles that it needs to perform, which includes workforce planning, recruitment and selection, training, employee morale and welfare, and employment contracts। ठीक है, employee morale and welfare and
is when the HRM make sure that the employees are satisfied by the job and have a positive attitude towards the job. ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन वाला पैराग्राफ हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू पैराग्राफ 2, दैट इज एम्प्लॉय वेलफेयर. क्यों जरूरी है एक होटल होटल बिजनेस है ना, फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए. सही है, तो अब मैं सेकंड पैराग्राफ लिख रहा हूँ उसका. A fast food restaurant should focus on maintaining a high level of maintaining a high level of employee morale and welfare, as this will create a positive attitude and motivation of workers towards their jobs. For example, by giving financial benefits or recognition at work, the employees will feel more satisfied from their job and their morale will increase. As a result, the employees will provide an excellent customer service and therefore the fast food restaurant will be able to create a strong brand image. However, only focusing on employee morale and welfare
might sometime make employees more comfortable work, which leads to carelessness at work. तो अब इसमें आंसर में आप देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में कंप्लीटली यहाँ पे मैंने नॉलेज दी है, डिफाइन करा है, सारी चीजें दे दी हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब सबसे पहले यहाँ से, अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट should focus on maintaining a high level of employee morale and welfare, as this will create a positive attitude and motivation of workers toward their jobs. ये मैंने यहाँ तक क्या दिया है, knowledge. So this is my knowledge. फिर for example, by giving financial benefits or recognition at work, the employee will feel more satisfied from their job and their morale will increase. तो ये example दे दी. As a result, the employees will provide an excellent customer service. तो इससे impact क्या पड़ेगा business पे, कि excellent customer service मिलेगी, and therefore the fast food restaurant will be able to create a strong brand image. Brand image भी बेहतर होगी restaurant की. तो ये analysis हो गई. However, only focusing on employee morale welfare might sometimes make employees more comfortable at work, which leads to carelessness at work. तो कभी कभार एम्प्लॉय जो है वो काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं वर्क में, वो उनका समझ लो एक सेफ जोन हो जाता है, और फिर उसके बाद केयरलेसनेस होना शुरू हो जाती है अगर वो प्रॉपरली ध्यान ना दें. ठीक है, उसके बाद अब मैं फर्दर इसमें लिखूंगा कि अब कैसे हमें दूसरी चीजें पर भी फोकस करना चाहिए. The fast food restaurant should also focus on maintaining या इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, increasing the training of employees. For example, if the fast food restaurant owner trains its chefs on a regular basis, they will be able to add new trends and tastes in their food, and as a result, there will be
an increase in demand for the fast food restaurant, and therefore there might be an increase in sales and profits. However, training employees is expensive and sometimes, या इसको मैं कैसे केस पे रखूंगा कि and the chefs might leave if they get a better paid job. तो यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल दी एनालिसिस। अच्छा ये हाउएवर यहाँ पे जो है ना ये लिमिटेड एवेल्युएशन था, ये पता नहीं मैंने मार्क क्यों नहीं करा। ये लिमिटेड एवेल्युएशन है कि मैंने वो जो एम्प्लॉय मोराल एंड वेलफेयर है उसका ड्रॉबैक भी दिया। अब यहाँ पे देखें कि the fast food restaurant should also focus on increasing the training of employees. For example, if the fast food restaurant owner trains the chef, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिखा नॉलेज के भाई सिर्फ मोरल और वेलफेयर नहीं, आपको ट्रेनिंग भी करानी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ द फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओनर trains its chefs on a regular basis, they will be able to add new trends and taste in their food, and as a result there will be an increase in demand for the fast food restaurant. तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिखा कि भाई डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वो लेटेस्ट ट्रेंड्स और फैशन अपने जो है वो फूड में लेकर आएंगे तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आपकी सेल्स और प्रॉफिट में भी इंक्रीज आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ गया, एनालिसिस आ गई। हाउएवर सही है, आप अगर ट्रेनिंग करोगे एम्प्लॉयज की, ट्रेनिंग एक्सपेंसिव होती है, और वो जो शेफ जिसकी आप ट्रेनिंग कर या शेफ्स वगैरह की एम्प्लॉयज की अपनी ट्रेनिंग कराओगे तो वो जॉब छोड़ के भी जा सकते हैं। तो ये मेरी लिमिटेड एवेल्युएशन। किसको ये समझ नहीं आया अभी तक मुझे अभी बता दें। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल कि किस तरीके से हम लोग जो है वो 12 मार्क वाला आंसर अपना डिजाइन करते हैं और लिखते हैं। अब इसके अंदर एक चीज रह गई है, दैट इज द लास्ट पैराग्राफ, और वो है इवैल्यूएशन का, और इसी के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं आपके। अब मैं आंसर को अच्छा लेंथ देख रहे हैं आप आंसर की कि ऑलमोस्ट ये जो है वो आपका तकरीबन 1.5 पेज या 1 पेज पे आ गया है। अभी मैं एक पैराग्राफ और लिखना है, ठीक है। तो जब आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली द लेंथ ऑफ योर आंसर ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑलराइट, सो अब आपको बताना है, इवेल्युएट करना है कि ये व्यू सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एचआरएम फंक्शन इज टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर, या ये व्यू गलत है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जब आप इवेल्युएशन दे रहे हो ना, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप आंसर को एक और बार पढ़ लिया करें। तो आंसर को मैं एक और बार पढ़ूंगा यहाँ पे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इज टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर, इवैल्यूएट दिस व्यू। तो मेरी इवैल्यूएशन क्या होगी? मेरी इवैल्यूएशन ये होगी कि हेंस इन माय ओपिनियन, hence in my opinion, in a fast food restaurant, maintaining a high morale and
welfare is highly necessary. Although HRM has many other functions that are important, such as workforce planning, training, uh, recruiting, but as the fast food restaurant is a service business, it should make sure that the employees have a high morale while working so that they are able to deal with customers positively and full, या इसको हम कह सकते हैं, and with full of enthusiasm that will make the customers visit again and again. तो अब यहाँ पे देखें, hence in my opinion in a fast food restaurant maintaining a high morale and welfare is highly necessary. सही, अब मैंने बोल दिया हाँ भाई मेरा जजमेंट ये है कि नेसेसरी है ये। मैंने बोला फिर ऑल्दो HRM हैज मेनी अदर फंक्शंस दैट आर इम्पोर्टेंट, तो पहले मैंने डिसएडवांटेज दिया, मैंने पहले कॉन्ट्ररी बात करी, मैंने बोला कि ऑल्दो भले HRM के दूसरे भी फंक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें वर्कफोर्स प्लानिंग आ जाता है, ट्रेनिंग आ जाती है, रिक्रूटिंग आ जाती है, बट एज द फास्ट फूड रेस्टोरेंट इज अ सर्विस बिजनेस। फिर मैंने बताया कि भाई बिजनेस का नेचर ऐसा है कि वो एक सर्विस बिजनेस है और उसका जो काम है वो ऐसा है कि कस्टमर से डीलिंग का है, so it should make sure that the employees have a high morale in which while working so that they are able to deal with customers positively and full of enthusiasm that will make the customers visit again and again. तो बेसिकली अगर वो पॉजिटिवली डील करेंगे कस्टमर के साथ और फुल ऑफ एंथुजियाज्म के साथ डील करेंगे तो आपका जो कस्टमर है वो बार बार आएगा। तो आप लोग के सामने जैसे आप किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाएं, अगर वहां पे आपको वेटर कोई अच्छी तरीके से डील करे तो डेफिनेटली आप जो है वो दोबारा से जाएंगे। अब वेटर जो है वो नाराज है, उसकी हटी हुई है बॉस से, मैनेजर से, तो वो भी आपको जो है वो अजीब सी शक्ल बना के देखेगा। तो ये सिंपली मैंने जो प्रैक्टिकल चीजें देखी है उसी से जो है वो आंसर, जितना आप प्रैक्टिकल चीजें प्रैक्टिकल बिजनेसेस को अपने आंसर में लिखेंगे, उनका उनका कॉन्सेप्ट लिखेंगे, नॉट देयर नेम बट देयर कॉन्सेप्ट, तो आपका आंसर जो है वो बेहतर से बेहतर होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अपना जजमेंट लिखा है J1 और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने J2 लिखा है, दैट इज जस्टिफिकेशन। मैंने अपने जजमेंट को जस्टिफाई करा है। किसी को 12 मार्क में कोई मसला है तो अभी भी पूछ लें। सर इसका सेकंड पैराग्राफ एक मिनट दिखाइएगा ऊपर करके। एक रिकैप दे दो इसको दोबारा से।
ऑलराइट, सो मैंने आंसर स्टार्ट करा था लिखना, जिसमें मैंने डेफिनेशन लिखी थी. सो HRM इज अ फंक्शन ऑफ अ बिजनेस वेयर इट प्लान्स टू मैनेज द वर्कफोर्स इन द बिजनेस एंड अचीव कंपेटिव. मैंने सिंपली यहाँ पे HRM की डेफिनेशन लिखी और मैंने बताया कि एम्प्लॉय मोरल और वेलफेयर क्या होता है. मूविंग ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ, उसके अंदर मैंने पहले बताया कि मैंने इस व्यू के साथ एग्री करा और मैंने बताया कि अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट फोकस करेगा हाई लेवल ऑफ मोरल और वेलफेयर पे तो उसको क्या फायदा होगा. तो मैंने ये बताया कि अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट शुड फोकस ऑन मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल एंड वेलफेयर एज दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स देयर जॉब. तो मैंने लिखा यहाँ पे कि भाई अगर ये हाई मोरल एंड वेलफेयर देंगे तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वर्कर्स का और वो जो है वो जॉब की तरफ अच्छी तरीके से काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बाय गिविंग फाइनेंशियल, अब मैंने एग्जाम्पल मैंने बोला कैसे मोरल और वेलफेयर बढ़ाया जाता है. So for example, giving financial benefits or recognition at work, the employees will feel more satisfied from their job and their morale will increase. As a result, the employees will provide an excellent customer service and therefore the fast food restaurant will be able to create a strong brand image. तो ये हो गई आपकी एनालिसिस जिसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इम्पैक्ट आ गया. However, only focusing on employee morale and welfare might sometimes make employees more comfortable at work, which leads to carelessness at work. और यहाँ पे आ गया ड्रॉबैक कि अगर आप एम्प्लॉय मोरल और वेलफेयर बढ़ाओगे, लेकिन एम्प्लॉय मोरल और वेलफेयर बढ़ाने से ये होगा कि एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो गया अगर काम पे, तो फिर वो केयरलेसनेस शो करता है. सही है. और केयरलेसनेस शो करने की वजह से वो काम जो है वो फिर अधूरा हो सकता है. फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट को एम्प्लॉय मोरल और वेलफेयर पे ही फोकस रखना चाहिए, दूसरी भी चीजें हैं. फिर मैंने दूसरी चीज में बताया सबसे पहले द फास्ट फूड रेस्टोरेंट शुड आल्सो फोकस ऑन इंक्रीजिंग द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज. तो मैंने ये बताया कि भाई ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉयज को तो ज्यादा बेहतर जो है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट काम कर सकता है. अब मैंने उसकी एग्जांपल दी. फॉर एग्जांपल, इफ द फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओनर ट्रेन्स इट्स शेफ, मैंने लिखा कि भाई अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो ओनर है अगर वो अपने शेफ्स वगैरह को रेगुलरली ट्रेनिंग देता है तो वो जो शेफ्स क्या करेंगे, दे विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेंड्स एंड न्यू टेस्ट इन देयर फूड. तो जो नए ट्रेंड्स और नए टेस्ट हैं वो फूड के अंदर अपने डेवलप कर सकेंगे अगर वो रेगुलरली ट्रेन हो. सही है. और उसकी वजह से क्या होगा, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द टेस्ट फॉर द फास्ट फूड रेस्टोरेंट. तो जब हम अपने ट्रेंड्स और फैशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होगी. तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट की डिमांड इंक्रीज हो गई एंड देयरफॉर उसकी वजह से जब डिमांड इंक्रीज होती है तो सेल्स भी ज्यादा होती हैं और रेवेन्यू या प्रॉफिट भी ज्यादा होता है. However, training employees is expensive and chefs might leave if they get a better paid job. However, मैंने फिर यहाँ पे ट्रेनिंग का ड्रॉबैक दिया कि ट्रेनिंग करवा तो दो लेकिन ट्रेनिंग में ये है कि एम्प्लॉय छोड़ के भी चला जाता है और एम्प्लॉय जो है वो काफी ट्रेनिंग काफी एक्सपेंसिव होती है. ठीक है. और उसके बाद लास्टली मैंने इसको फाइनली पैराग्राफ में एवैल्यूएशन दे दी कि हेंस इन माय ओपिनियन इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट मेंटेनिंग अ हाई मोरल एंड वेलफेयर इज हाईली नेसेसरी. तो मैंने जो स्टेटमेंट था स्टार्टिंग में आंसर के, मैंने उसके साथ एग्री करा. और एग्री क्यों करा, क्योंकि मैंने लिखा कि भाई भले ट्रेनिंग वगैरह रिक्रूटिंग वगैरह जो है वो नेसेसरी है, बट बिजनेस फास्ट फूड रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है जो कि सर्विस बिजनेस है और सर्विस में आपका इंटरेक्शन एम्प्लॉय से सबसे ज्यादा होता है. तो एम्प्लॉयज अगर आपके नाराज होंगे या एम्प्लॉयज अगर जो है वो मोरल और वेलफेयर उनका बहुत लो होगा तो वो कस्टमर डीलिंग सही तरीके से नहीं करेंगे और जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो फिर बार बार नहीं आएगा. हाउएवर अगर एम्प्लॉयज जो है वो ज्यादा हाई मोरल और वेलफेयर है एम्प्लॉय का तो वो पॉजिटिवली डील करेंगे और पूरे एंथुजियाज्म के साथ डील करेंगे. तो मैंने ये लिखा कि दे विल बी डीलिंग द एम्प्लॉय द कस्टमर्स विद पॉजिटिविटी एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म दैट विल मेक द कस्टमर्स कम अगेन एंड अगेन. अब समझ में आया आप लोग को ये. तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो हमारा पूरा 12 मार्क का आंसर लिखा जाता है. अभी भी किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लें. नहीं सर, क्लियर है. जी. क्लास में कौन कौन है? बिलाल, हमजा, हसन, रामीन, उसैद, सुमैया. दूसरे कीवर्ड्स का भी समझा दें, इवैल्यूएट और रेकमेंड वाला.
ठीक है। नहीं है सर। क्लियर है सर। देखें, सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं आपके, कीवर्ड्स के आंसर के हिसाब से आपको जो है वो अपना आंसर डेवलप करना होता है। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो डिफाइन का होता है, और डिफाइन में आपकी जो है वो 2 मार्क्स का सवाल होता है। तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज देंगे और उससे रिलेटेड कोई भी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करेंगे। जैसे नॉलेज प्लस एग्जाम्पल दे दिया आपने, सही है। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने प्राइमरी रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च का दिया था, उसमें मैंने उसको बता दिया कि भाई सेकेंडरी रिसर्च होती क्या है, सही है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डिफाइन द टर्म सेकेंडरी रिसर्च आया था, सेकेंडरी रिसर्च को डिफाइन करने में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया था गवर्नमेंट डेटा और रेंट, मतलब गवर्नमेंट डेटा कलेक्टेड और रेंट। तो ये आपका जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके की चीजें लिख सकते हो। और अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिख दो, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा यूनिट सेक्शन ए में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाएं। सेकंड इज एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन का जो कीवर्ड होगा इसके मार्क्स 3 होंगे, और इसमें आपको नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन देनी है, सही है। दैट इज योर एग्जाम्पल प्लस सम शॉर्ट एनालिसिस। कोई भी आपको समझ लें एडवांटेज डिसएडवांटेज या फर्दर एक्सप्लेनेशन, मतलब जो चीज ऐसी कोई स्टेटमेंट देनी है, सही, जिससे जो है वो आपकी जो ये आपने पॉइंट लिखा है वो क्लियर हो जाए। और ज्यादातर ये यही होता है कि एक्सप्लेन वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज, तो आप मेक श्योर करें कि एक्सप्लेन करें और उसका इम्पैक्ट भी बताएं बिजनेस पे क्या होता है। तो प्लस इसमें इम्पैक्ट भी लिखेंगे थोड़ा सा, और इम्पैक्ट इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना आपने, सही है। जस्ट एन इमीडिएट इम्पैक्ट, therefore sales will increase, therefore cost will reduce, सही है। तो ये बताना है आपने। तीसरा है आपका एनालाइज का कीवर्ड है। अब एनालाइज में आपके 5 मार्क का सवाल आता है, 8 मार्क का सवाल आता है, और इसके अंदर आपको नॉलेज देनी होती है, एप्लीकेशन देनी होती है, और एनालिसिस देनी होती है। एन एनालिसिस बेसिकली योर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इम्पैक्ट, सही है। इसको मैं कहता हूँ इम्पैक्ट ए एंड इम्पैक्ट बी, कि भाई इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है और उससे फिर फर्दर इम्पैक्ट क्या है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि अच्छा, इम्पैक्ट बी लिखने का एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि हमने जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, आप लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव में हमेशा वो अचीव करवा दिया करें। फॉर एग्जांपल बिजनेस की ग्रोथ हो गई, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, बिजनेस ने जो है वो अपना CSR का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, हाई मार्केट शेयर क्रिएट कर लिया, ब्रांड इमेज क्रिएट कर ली, सही है। ये सारे आपके लॉन्ग रन में आ जाएंगे, जितने भी हमने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ना बिजनेसेस के, वो आप क्या करा करें, लॉन्ग रन में अचीव करवा दिया करें। और अगर डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो लॉन्ग रन में ये चीजें अचीव नहीं होंगी। और जो इमीडिएट इम्पैक्ट है ना, इमीडिएट इम्पैक्ट आपको फिर केस के हिसाब से लिखना होगा, या जो भी सवाल है उस हिसाब से लिखना होगा कि इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा। इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो आपके शॉर्ट रन हमेशा होंगे। शॉर्ट रन में आपका क्या ज्यादा से ज्यादा होता है कि भाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, या एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला जाता है, एम्प्लॉय रिजाइन दे देता है, या इस तरीके की चीजें जो है वो आपका शॉर्ट रन इम्पैक्ट बताती हैं। तो ये आपका एनालिसिस होगा, सही है। तो आपको 8 मार्क 5 मार्क में आपको ये चीजें लिखनी है। फिर उसके बाद आपका फोर्थ है, दैट इज द कीवर्ड फॉर इवैल्यूएट, सही है। इवैल्यूएट का जो कीवर्ड है उसके अंदर जो है वो आपको 12 मार्क का सवाल होता ही है, और इसके अंदर आपको नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस और लिमिटेड एवैल्यूएशन देनी होती है। और साथ ही साथ फिर एक पैराग्राफ पूरा एवैल्यूएशन का होता है, जिसमें आप जजमेंट और जस्टिफिकेशन देते हो। J1 इज जजमेंट एंड J2 इज जस्टिफिकेशन, सही है। तो ये आपका जो है वो पूरा 12 मार्क वाला आंसर होता है। किसी को कोई मसला है इसमें? अभी भी कीवर्ड में कोई मसला है तो पूछ लें। क्लियर है सर, क्लियर है। सही है। तो मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो अभी फेब मार्च वाला जो वेरिएंट है वो भी करें। और वैसे मैं अभी वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, तो थोड़ा अभी 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद।
और उसके बाद हम लोग जो है वो फर्दर फिर पुराने सालों के भी पास पेपर थोड़े डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आंसर लिखना पूरा आपको दिखा दिया किस तरीके लिखते हैं, और अब मैं इसमें कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा पास पेपर मैं अभी करा सकूं आज उतने ज़्यादा करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसमें दोबारा ज्वाइन करेंगे।